जय भीम। शांत हो जाओ। मैं आपके जोश के लिए धन्यवाद करता हूं। शांत हो जाओगे तो मेरी बात को सुन पाओ। मेरे साथ नारा लगाओ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद। प्यारे साथियों, आज दतिया विधानसभा में इस चुनावी सभा में जो भाई दामोदर यादव जी के लिए रखी गई है, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पहुंचे, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन में अपनी बात को शुरुआत करते हुए मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मैं थोड़ा सा काम करूंगा, उसके बाद फिर बोलूंगा। ये खाली कर दो भाई, बीच में ये यहाँ से हट जाओ, पीछे हो जाओ। अव्यवस्था हो रही है, बहनें बैठी है, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप थोड़ा पीछे हो जाओ। ये खाली कर दो। बहुत अच्छे लोग आपकी मदद करा रहे। आप भी बेटा बैठ जाओ, मौसम अच्छा है, आपके साथ है। आप नजदीक हो, थोड़ा सा समझदारी दिखाना है। आज सुरक्षा भी आपके जिम्मे है। जब आप अच्छा माहौल बना दोगे तभी बात रखने में मजा आएगा। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, वॉलेंटियर भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। मीडिया को छोड़ के, पुलिस के भाइयों को छोड़ के बाकी सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे भी आसान होगा, इनको भी आसान होगा, मीडिया के बंधुओं को। मीडिया के साथियों को छोड़ के सब लोग बैठ जाओ। मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, एमएल तोमर जी, विनोद अम्बेडकर जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, सुनील बैरसिया जी, अनिल गुर्जर जी, सुनील अस्ते जी, नासिर जी, रामप्रीत गुर्जर जी, नाजिम खान जी, रामकिशोर यादव जी, नवाब कुशवाहा जी, छोटे भाई एडवोकेट राय सिंह बोध जी, राहुल वाल्मीकि जी, अमोल रावत जी, अमित राजपूत जी, लाल बहादुर बघेल जी, नरेंद्र मोदी साहू जी, यहाँ भी आ गए, राजेंद्र रागी जी, बाबला सोनी जी, कमल कुशवाहा जी, राकेश गौतम जी, सन्नी अहिरवार जी, ब्रजेश यादव जी, सोनू गौतम जी, देशराज पकेया जी, शिव कुमार परासरी जी, अभिषेक परासरी जी, सुरेंद्र सिरोनिया जी, आशीष गरावा जी, अनिल महाराजपुर जी, रवि अहिरवार जी, सुनील जी, जावेद खान जी, गड्डा जी, नरेंद्र यादव जी, लला परीक्षा जी, मुलायम बघेल जी, ध्रुव यादव जी, मल्लू गुप्ता जी, धर्मेंद्र यादव जी, सचिन गुर्जर जी, शाहरुख खान जी, ये भी है शाहरुख खान जी, जगदीश दादा जी, शिवचरण दादा जी, राजकुमार सरपंच जी, विक्रम दागी जी, कैलाश पटेल जी, अखिलेश यादव जी, ये भी आ गए, विनोद यादव जी, कल्याण कुशवाहा जी, सत्यम सूर्यवंशी जी, गोकुल हरियाले जी, अमर सिंह जी, रामनिवास गुर्जर जी, मधुसूदन यादव जी, प्रियेश यादव जी, वीरेंद्र गौतम जी, राजा यादव, वीरेंद्र गौतम जी, अलमा खान छतरपुर जी, और उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से पार्टी के सीनियर नेतागण जो अपना कीमती समय निकाल के, ओमपाल जी, भाई चंद्रशेखर यादव जी, संजीव पाल जी, यशवंत मौर्य जी, मनोज जी, राजवंशी जी, शेरबाज पठान जी, मनीष प्रजापति जी, गोला भाई, अनीस भाई, तमाम हमारे साथी जो वहां से अपना काम छोड़ के यहाँ आए हैं पार्टी की जिम्मेदारी पर, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मुझे 30-35 मिनट चाहिए आपसे बात करने के लिए। ये थोड़ा सा व्यवस्था करा दो, वहां जहां बहनें बैठी जो उनके पीछे खड़े, कहीं जगह ले लो आप लोग। ये जो 5-6 लोग खड़े हो गए ग्रुप में, बाकी लोग सही है, बस वो 5-6 लोग बस हो जाएगा।
हाँ, ये बस इनको हटवा दो। बहुत अच्छे, धन्यवाद। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। प्यारे साथियों, मैं इस बात से शुरू करूंगा कि ये संविधानवादी भारत है। अगर कोई साथी वो लाइट बंद करा देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल आंख में लग रही है, बिल्कुल आंख में। कोई अगर एक आधा साथी मदद करा दे, हटा दे उसके तार, तो अच्छा हो जाए। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। यहाँ तो बस अब मैं समझ गया, यहाँ हर एक आदमी सब कुछ कर सकता है। भाई अगर लाइट की व्यवस्था करनी हो तो इलेक्ट्रीशियन की जरूरत नहीं है, हर आदमी इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा जो अग्रिम पंक्ति में बैठी है माओ बहनों का, जो भयंकर गर्मी में यहां बैठी हुई। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद। और क्योंकि हमारे लिए तो कूलर लगा हुआ है, बल्कि ये बाधा बने हुए हैं सब लोग, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये कूलर के और हमारे बीच में बाधा बने हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम पे तो फिर भी थोड़ी बहुत ही हवा आ रही है, लेकिन आप पे तो वो भी नहीं आ रही। भाई तुम लोग इस सामने रख के इधर आओ, बेटा ना उधर लोग परेशानी होगी। ऊंचे के चक्कर में मत पड़ो, इधर आके बना लो। मैंने मीडिया के अलावा सब लोगों को बिठा दिया। अब आप ऐसा करोगे कुर्सियां ढूंढते फिरोगे, ठीक नहीं है। अपनी ये हैंडल से ऊंचे कर लो, यही ठीक है। आप भी तो यहाँ जाओ नजदीक, अगर आपको बनाना ही है ना, सीख लो मुझसे। बेटे उससे उतरो ऊंचे से ना, इधर आ खड़े हो जाओ। ये मत करो ना, तो पीछे वालों को परेशानी होती है। इधर आ खड़े हो जाओ शांति। अरे यार बच्चे क्यों नहीं उतर रहे कुर्सियों से? वो कैमरामैन ही क्या जिसको फोटो खींचने के लिए कुर्सी की आवश्यकता पड़े? कैमरामैन तो वही है जो बिना कुर्सी के खींचते। क्यों भाई? तो प्यारे साथियों, क्योंकि आज चुनावी सभा है, लेकिन मैं आदमी चुनावी ज्यादा नहीं, मैं बड़ा सामाजिक आदमी हूं और हर एक व्यक्ति के दुख दर्द को समझता हूं। और जमीन से आया हूं, नीचे से काम कर करके यहां तक पहुंचा हूं, तो हर तरह की परिस्थिति से वाकिफ हूं। धूप से, छांव से, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, आंधी से, तूफान से। लाठियां भी खाई हैं, जेलें भी काटी हैं, मुकदमे भी झेले हैं, गोली भी खाई है, तो सारी परीक्षा पास करके यहां तक आया। इसलिए रग रग से वाकिफ हूं, हर चीज से, हर चीज को समझता हूं। और आज जो बात आपसे कहने वाला हूं वो यहां से शुरू करूंगा कि भारत ऐसा नहीं था। लंबे समय से भारत तमाम तरह के आक्रांताओं का गुलाम रहा है और लंबे समय भारत में राजशाही रही है। कभी हम लोग हूण, शक, यवन, आर्यंस, फिर मुगल, फिर उसके बाद अंग्रेज, इतने आक्रमणकारी आए और वो सब लोग भारत पे कब्जा करके बैठ गए। और जब वो भारत पे कब्जा उन्होंने कर लिया, राजा बन गए, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को भारत में लागू कर दिया। ये सदियों तक चलता रहा। जिन लोगों ने जितनी ज्यादा चाटुकारिता की, जितना दमन करने में मदद की, जितने घुटने टेके, उतने ही लोग सम्मान पाते रहे और जो मुकाबला करते रहे वो आज भी हक वंचित समाज के रूप में देश में मजबूत है, माजिद तो देश में जो है संरक्षित है और आज भी अपने हकों की लड़ाई देश में लड़ रहा है। फिर एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के रूप में, जिन्होंने इस अन्याय की, गैर बराबरी की, सामाजिक अन्याय की लड़ाई को समझा और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलके, मां सावित्रीबाई फूले के साथ मिलके, मां फातिमा शेख के साथ मिलके ये समझा कि ये जो इतना बड़ा समाज है गुलामी की बेड़ियों में इसलिए जकड़ा हुआ है क्योंकि ये ज्ञान इनके पास नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए इनको शिक्षित करना पड़ेगा। और उन्होंने वो बीड़ा उठाया और इतिहास गवाह है, जिस समय कोई फैसला ले लेता है, संकल्प ले लेता है परिवर्तन का, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, मां सावित्रीबाई फूले ने करके दिखाया। क्या किया? आज के नेता, आज के अधिकारी, बड़े व्यापारी जो नहीं कर सकते हैं, उस समय 18 स्कूल खोले
और गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। आज जो देश में महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बनती है, ये सिर्फ और सिर्फ राजपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख के संघर्षों का परिणाम। प्यारे साथियों, आज महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन सभा क्यों रखी गई? इन्होंने मुझसे पूछा कि 28 में भाई सभा कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, हर दिन का एक मोल होता है, महत्व होता है। तो बोले क्यों, किस तारीख में करना चाहते हो? मैंने कहा सभा होगी 26 तारीख में। बोले 26 तारीख में क्यों? तो मैंने कहा 26 तारीख का दिन महत्वपूर्ण है इतिहास में। बोले क्या है? मैंने कहा 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण की घोषणा की थी, इसलिए 26 जुलाई को ही सभा हो। और आरक्षण से क्या मिला है कि पढ़े लिखे लोग SC, ST, OBC के जाते। इस देश में इतनी विषमताएं हैं, उसके बावजूद भी अगर आज आपके IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बने हैं, तो ये महापुरुषों के संघर्ष से जो आरक्षण रूपी शक्ति हमें मिली थी उसकी नहीं। लेकिन आपके यहां तो उल्टा है। आपके यहां तो इतने नेता बन गए हैं जो कहते हैं जात के आधार पर तो आपके हैं, लेकिन ताकत उनमें इतनी भी नहीं है कि कुर्सी पर बैठ के अपने लोगों का इतना सा भला करें। और अगर हिम्मत जुटा के कुछ कह भी देते हैं तो इतनी गालियां खाते हैं, चाहे वो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हों या वर्तमान वाले, कि शायद आंख से आंख ना मिला पाए। ये सरकारें आपको पद तो दे सकती है, ताकत नहीं दे सकती, पावर नहीं दे सकती। और इस देश में लड़ाई अगर किसी चीज की है तो वो पद की है, वो पावर की है। पद तो कहीं भी मिल जाएगा, अगर पावर नहीं मिली, आपकी कलम में ताकत नहीं आई, तो आप अपने और अपने समाज का कोई भला नहीं कर सकते हो, कंधा तो ले सकते हो। ये बात कर जाए तो प्यारे साथियों, फिर एक और बार इतिहास परिवर्तन की तरफ बढ़ा जब इस देश में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर लागू हुआ। और जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है इस देश की संरचना में आ गया, लागू हो गया, उस दिन के बाद असली परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया? उन्होंने आपको वोट का अधिकार दिलाया। और इस वोट से क्या होता है? इस वोट से शक्ति पैदा होती है। आपकी उंगली में वो ताकत है, चाहे जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। और ये चुनाव है, बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े पहलों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना से आपकी गलियों में आएंगे, आपके पैरों में पड़ेंगे, आपके सर पे हाथ रखवाएंगे, आपके पैर छुएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है? आपके उंगली में वोट की ताकत। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 वर्षों की कुर्बानी से आपको दी। प्यारे साथियों, सिर्फ वोट का ताकत नहीं दिया, बाबा साहब जानते थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं दिया, हक अधिकार नहीं दिए, वो इतनी आसानी से आपको हक अधिकार नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अंतिम व्यक्ति को भी वोट का अधिकार दिया। ये भविष्य के लिए आपको एक चिंतन दिया, मनन दिया, भविष्य के लिए आपको संदेश दिया कि ये वोट आपका हथियार है, ये आपकी ताकत बनेगी। जिन लोगों ने आपको आज तक अवसर नहीं दिया, इस वोट से अपनी ताकत बना के आप अपने लिए अवसर तैयार करना, पॉलिसी बना के आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ियों को मान सम्मान का जीवन दिलाना। और आप जानते हो, व्यक्ति भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। आज भी देश में संविधान के बावजूद हम लोग अपमान सह रहे हैं, स्वाभिमान सम्मान रोज कुचला जाता है। इसके भी मैं आपको उदाहरण दूंगा मेरे साथ। आप महसूस करके देखो, जब बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया तो यहाँ कांग्रेस पार्टी थी, लेफ्ट की पार्टियां थी, अकाली दल थे, मुस्लिम लीग थे। अगर बाबा साहब विद्वान थे और आप इस बात को जग मानता है, तो बाबा साहब ने पार्टी इसीलिए बनाई कि वो जानते थे कि ये पार्टी वोट तो आपका लेगी, लेकिन एजेंडे अपने पूरे करेगी, काम अपने लोगों का करेगी, ये हमारे लोगों का काम नहीं कर सकती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, इंडियन लेबर पार्टी बनाई। और जब उनसे भी ताकत नहीं बनी तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बना के अपने लोगों से कहा कि जाओ, आपकी उंगली में वो ताकत है, अपना हुकूमत बना लो। और हुकूमत बना के
इस देश में जो अधिकार आपको नहीं मिला वो अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि मांगने से भीख मिलती, अधिकार छीनने पड़ते हैं मेरे लोग। वोट तो आप अभी तक भी दे रहे हो, वोट तो आजादी के बाद अब तक दे रहे हो, लेकिन सावधान भी किया महापुरुषों ने, किया नहीं किया? आप सोचो, अगर ये पार्टी अच्छी होती तो बाबा साहब पार्टी क्यों बनाते? बाबा साहब से विद्वान तो नहीं था देश में, लेकिन बाबा साहब को पता था वोट हमारा लेंगे, काम अपने लोगों को करेंगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बना के सलाह दी कि अपना दल बना के बल तैयार कर लो, आपका दल होगा उसमें बल होगा तो आपकी सारी समस्याओं का हल होगा, आपके वारे नारे हो जाएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको। फिर बाबा साहब चले गए और बाबा साहब के बाद एक और महापुरुष पैदा हुए, एक और महापुरुष आए जिन्होंने संघर्ष किया, जिनको हम मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के रूप में जानते हैं, जिनको हम अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और उन्होंने भी संदेश दिया, नारे दिए, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम और वोट से लेंगे सीएम डीएम। अगर वो तो वैज्ञानिक थे, वो तो जानते थे। उन्होंने पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि उनको भी पता था, वो भी बाबा साहब के चेले थे, बाबा साहब को गुरु मानते थे, बाबा साहब को पढ़ के नौकरी को लात मार के आए थे। उनको भी पता था ये पार्टी हमारा भला नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने भी अपना दल बनाया। और क्या नारा दिया? जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी। और वोट हमारा राज तुम्हारा, जोर से बताओ, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। और कहा, जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा। मगर प्यारे साथियों, मैंने भी कुछ दिन पहले देखा, एक हमारे बड़े सम्मानित पुराने मिशन साथी हैं, आज वो नारा भूल गए मान्यवर काशीराम साहब का। मान्यवर ने कहा था एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, हमें सांपनाथ से भी सावधान रहना है और हमें नागनाथ से भी सावधान रहना है। आज वो कह रहे हैं कि सांपनाथ से बचना है तो नागनाथ को मजबूत कर दो। क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है कि अगर आप एक तरफ कुआं एक तरफ खाई और आपसे कोई कहे कुएं से बचना है तो खाई में कूद जाओ? इतने दिनों से हमने इनको ताकत बना के दी। मेरे आज भी याद है 2018 में सरकार बनाई थी आप लोगों ने, इनके 20 लोग बिक गए और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इन लोगों से हमें सीखने की जरूरत है क्या? इन लोगों से हमें पूछने की जरूरत है क्या? अरे आपसे जो काम अधूरा रह गया था मेरे पुराने साथी, उस काम को हम करेंगे पूरा और इन सामंतियों को धूल कटा कर रख देंगे। मेरी बात को आप याद, जो काम वादा आपने किया, जिसके लिए आपने सर पे पटका बांधा, वो अधूरा काम मान्यवर काशीराम साहब को, जिन्होंने खून के आंसू रुलाए, और मान्यवर काशीराम साहब ने आपको दिल्ली में कहा कि अगर मेरा सच्चा सिपाही है तो इनको टकने के बल्ले आ, जिन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया है, आप तो नहीं कर पाए। मैं वचन देता हूं इस मंच में, इनको टकने में लाने का काम करेंगे, इनको मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। प्यारे साथियों, न हमें इनकी बारे में सोचना है, न हमें इनके बारे में सोचना है, हमें इनके बारे में सोचना है जो आजादी के 75 साल बाद भी रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान है। इनके बच्चों को स्वाद मान सम्मान का जीवन नहीं। महाराजा दामोदर भाई के साथ इन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया। मैंने पूछा क्या हाल है, विकास की क्या स्थिति है? बोले विकास तो अभी पैदा ही नहीं हुआ इधर, अभी तो विकास जो है वो भाजपा के ऑफिस में ही है। तो मैंने कहा फिर कह रहे आप कभी गांव में निकल के देखोगे सड़कों का हाल तो आपको पता लग जाएगा कि आदमी घर से चलता तैयार होके और बाजार जाता तो ऐसा लगता है जैसे खेत से आता। आदमी जाता है शादी ब्याह में ये तय करके कि भाई शादी ब्याह में जाना, और ऐसे लगता है जैसे शादी का सारा काम इसी ने करा हो। सड़कों के ये हाल है, मोटरसाइकिल पर निकल नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई फिर कैसा विकास कर रही है सरकार, कि विकास ऐसा कर रही है सरकार, अगर कोई सरकार की या गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ आवाज उठाता तो अगले दिन उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, उसको लाठी पड़ जाती, वो जेल चला जाता, उसको मुकदमे हो जाती है। ऐसा विकास कर रही है
और डर भय बना हुआ है। और इन्होंने मुझसे बताया कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आए, घोषणा करके गए कि हम यहाँ नहर बनवाएंगे। इन्होंने कहा यहाँ पानी की समस्या है। मैं आपको कड़वा सच बताता हूं, आजादी के 75 साल बाद किसी भी पार्टी की सरकार ने उन्होंने ये विकास किया है कि आज भी लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है और किसान को उसकी फसलों का दाम नहीं मिलता है। और जिस पानी को अमीरों का जानवर भी नहीं पीता, कुत्ता भी नहीं पीता, उससे बुरा पानी पीने के लिए इसी देश के लोग मजबूर होते हैं। मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। आप अपने नल के अपनी टंकियां चेक करा लो, मैं गारंटी देता हूं उसका पानी पीने लायक नहीं होगा। लेकिन यहाँ अमीरों के, उद्योगपतियों के, सामंतियों के जानवरों को भी, पशुओं को भी पीने के लिए बिस्लेरी का पानी, आरओ का पानी मिलता है। आप देखो आपको मिलता है नहीं मिलता, महसूस करके देखो। ये सरकारें किसके लिए काम कर रही है? मुझे नहीं महसूस होता कि ये आपकी सरकार हो सकती है, क्योंकि ये आपके लिए काम नहीं कर रहे। मैं पहली सभा करके आप बसई में मैंने देखा, ऐसा लगता है बसई बहुत पिछड़ा हुआ है, मगर मैं गारंटी से कहता हूं कि क्षेत्र का भी बहुत विकास नहीं हुआ। जहां पानी नहीं पहुंच पाया हो उस क्षेत्र के हालात क्या है। प्यारे साथियों, मैं लोकसभा में था, लोकसभा में मेरे सामने खबर आई कि भैया हम जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और मेरे आज भी याद है सुनील मरसी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे आज भी याद है हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे थे, तो एक क्षेत्र से हम लोग निकले तो राजस्थान के मजदूर मिले, एक खेत में काम कर रहे थे, माए थी, बहनें थे, बच्चे थे। मैं चला गया उनके पास, तो मैंने पूछा कितनी मजदूरी मिलती है, तो बोले भैया 250 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 350 रुपए। मैंने कहा 350 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, ये कोई मजदूरी है? न्यूनतम वेजेस तो बहुत है। बोले न्यूनतम वेजेस जहां लागू होता होगा, यहाँ नहीं होता। यहाँ तो हमें जितना पसीना हम सुबह शाम तक बहाते हैं उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं काम करने। मैंने कहा तो गलत है। तो जब मैं लोकसभा में गया, मैंने प्रधानमंत्री के सामने आवाज उठाई कि किसान मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, इसलिए न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए। और आपको गर्व होगा, लगातार आवाज उठाने के बाद पिछले साल केंद्र ने न्यूनतम वेजेस घोषित किया और 753 रुपए न्यूनतम मजदूरी तय हुई। अगर आप कोई भी काम करोगे और केंद्र की न्यूनतम वेजेस लागू हो गया, जो कि होना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, तो कोई भी काम करोगे, खेत में करोगे, कंपनी में करोगे, फैक्ट्री में करोगे, दुकान में करोगे, 8 घंटे का आपको कम से कम 753 रुपया मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, मजदूरी करें। ये हमने लोकसभा में संघर्ष करके लागू कराया। और उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल प्रीपेड मीटर लगा के ऐसा कर दिया जैसा मोबाइल का रिचार्ज, पहले रिचार्ज कराओ फिर बिजली मिलेगी। उसको भी लोकसभा में लड़के हमने उस प्रीपेड मीटर की भी नसबंदी कराने का काम उत्तर प्रदेश में हमने किया। मगर प्यारे साथियों, आज हम लोग दतिया में खड़े हैं। एक तरफ वो पार्टी जिसकी सरकार है, एक तरफ वो जो विपक्ष में है। सत्ता वाले कह रहे हैं हमारी सरकार है, हम इनके वोटों को नोटों से खरीद लेंगे। ये गरीब लोग हैं, इन पे नोट नहीं है, इन पे वोट है, हम इनके वोटों को नोटों से खरीद लेंगे। और हमारे नेता क्या कह के गए कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है, वोट को बेचना नहीं है, एक जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। हम वोट नहीं बेचेंगे। अगर हमने वोट बेचने की अपने मन में भी सोची तो हम अपनी बहन बेटी के सम्मान को, जैसे हमारे महापुरुष मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं, उसको दांव पे लगाने का काम है। साथ साथ हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी धोखा देंगे, जिन्होंने अपने 4 बच्चों का बलिदान दे दिया कि हमें मान सम्मान का जीवन मिल जाए, उनको भी हम लोग धोखा देने का काम करें। क्या हम अपने महापुरुषों को धोखा देने का काम करेंगे? जोर से बताओ, करेंगे? ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है, यहाँ वो डरेगा जो राजकाज चाहता है। जनता को डराने वाला कोई नहीं। अगर कोई जनता को डराएगा तो दतिया के लोगों मेरी बात को कान खोल के सुन लो। आपके
और उस ताकतवर सामंती के बीच में चंद्रशेखर आजाद और ताकतवर यादव खड़े। मेरी बात को आप इनके ढक्कन बंद कर दे जाएंगे। जिनको गुमान है कि वो बहुत ताकतवर उन पर गुंडे, मेरी बात को आप याद रखना, इनके ढक्कन बंद कर दे जाएंगे। इनको छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये दूसरे प्रदेश में जाके झारखंड की तरफ, उड़ीसा की तरफ भागेंगे, छत्तीसगढ़ की तरफ भागेंगे, यहाँ अन्य प्रचार करेंगे। मैं इसका एक नमूना बता देता हूँ। एक यहाँ बड़े ताकतवर आदमी है, उनके भाई ने उनकी ताकत पे ठेका ले रखा है। कभी किसी अहिरवार समाज की बेटी की शादी में जाकर हथियार चला देते हैं और उसकी शादी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, गालियां देते हैं। पिछली बार भी पकड़वा के जेल भिजवाने का काम किया था, तब कोर्ट ने बेल दे दी थी। इस बार हमारे कुशवाहा समाज के एक भाई को गोली मारने का काम किया, जमीन छीनने के लिए। हमारे नेताओं ने कॉल दी कि अगर 24 घंटे के अंदर ये गुंडा गिरफ्तार नहीं हुआ तो इस गुंडे के ताकतवर लोगों को कुंडा लगाने का काम हम लोग करेंगे। 24 घंटे से पहले वो ताकतवर आदमी का भाई जेल जाने का काम हुआ। ये ताकत पैदा की है फिलहाल में आजाद समाज पार्टी के लोगों ने समझी। इसका एक और उदाहरण बताता हूं आपको। नहर बनाने वालों को बता रहा हूं, नाला ही बना दो। 20 साल की सरकार में तो नाला नहीं बना, तुमसे नहर बना दो। नाला बनाना, उस पर डूब जाना तुम्हारे बस का ये नहीं है कि जिस प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी हो उसको 27% आरक्षण आप दिला। 14% जो संवैधानिक 27% मिला है उसमें से भी 13% होल्ड कर रखा है। कैसे, क्या नुकसान है? अगर 1000 नौकरी आ रही है तो 130 नौकरी हमारी चली जा रही जो मिलनी चाहिए। पाल को, बघेल को, प्रजापति को, सैन को, कुशवाहा को, मोघे को, साके को, बिंद को, रावत को, निषाद को, यादव को, गुर्जर को, जाट को, वो 130 नौकरी सरकार का अपने चहितों को दे देगी। और ये इससे भी ज्यादा इन्हीं के लोगों ने ग्वालियर में परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी। मेरे दिल में वो दर्द है। जब दामोदर भाई मेरे पास आए कि उपचुनाव हो रहा है, इन्होंने कहा भाई किसको लड़ाना? मैंने कहा आप लड़ो। बोले क्यों? मैंने कहा जिस दिन जीत के आओगे तो वहीं विधानसभा में संकल्प करके आना कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस ग्वालियर हाईकोर्ट के सीढ़ी पे बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। तो बोले सोच लो। मैंने कहा सोच लिया। मैंने कहा आप उधर बैठोगे, मैं दिल्ली में बैठूंगा और हमारे लोग सड़कों पे बैठेंगे। इस सरकार को शाम तक घुटनों पे ले आएंगे हम लोग। बोले ठीक। बोले और क्या करना है? मैंने कहा सम्राट वीर भोज की तस्वीर, उसको कितने लंबे समय तक टीन में बांध के रखा और फिर जब नौजवानों ने उसको खोलने की हिम्मत उठाई तो कितने ही नौजवानों को पीट के उनको जेल भेजने का काम किया, उनको मुकदमा लगाने का काम किया। और मेरे आज भी याद है जो यहाँ ठेकेदार बनते हैं नेता, वो सारे भाग गए थे। मैं और रविंद्र भाटी चुनाव छोड़ के वहां से उत्तर प्रदेश से यहाँ गाड़ी से आए और ग्वालियर मोर्चा हुआ और मैंने कहा जितनी गोलियां तुम्हारी बंदूकों में सारी डाल दो, अगर हमारे भाइयों को आप जेल भेजने का काम करोगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार से वार्ता हुई, अधिकारियों से वार्ता हुई कि नहीं, हम लोग इन मुकदमों को गिरफ्तारी नहीं करेंगे। तो मैंने तो समय समय पे हर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ने का काम किया। पहलवान बेटियों का मामला हो, किसानों का 13 महीने का आंदोलन हो, और अभी जो हो रहा आपने देखा, जब नीट का पेपर लीक हुआ, दिल्ली में आंदोलन चला, कोई नेता नहीं जा रहा था। 12 तारीख को समर्थन दिया, 15 तारीख को मैं वहां गया और 15 तारीख को ऐलान किया कि जिस दिन 20 तारीख को आएंगे जंतर मंतर से लेके और संसद तक नौजवान ही नौजवान दिखाई देगा और उसको 20 तारीख को पूरा भी करने का काम। और सिर्फ पूरा नहीं किया मेरे लोगों, जिस समय सरकार के इशारे पे पुलिस ने लाठी उठाई, एक तरफ मेरे नौजवान भाई बहन, दूसरी तरफ पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स, और बीच में चंद्रशेखर आजाद कहा अगर लाठी चलेगी तो पहले चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला होगा, उसके बाद लाठी उधर की तरफ हो जाएगी। और पता कर लेना, 2 बच्चे यहां से गए हों
जितने एमपी जितने नेता जो कहते हैं मसीहा है, सारे बिलों में घुस के बैठ गए। अकेला चंद्रशेखर आजाद सीना तान के खड़ा था। पुलिस के बीच में इधर गोलियां चल रही थी, टीयर गैस चल रहे थे, इधर लाठियां चल रही थी, इधर पैलेट गन चल रही थी। अपनी जान को दांव पे लगा के अगर कोई खड़ा था तो वो चंद्रशेखर आजाद खड़ा था, आपके भरोसे खड़ा था मेरे भाइयों में। और ऐसा नहीं कि वो टीयर गैस का धुआं मेरी आंखों में नहीं गया, वो टीयर गैस का धुआं मेरी आंखों में गया, लेकिन वो धुआं नहीं, मैं आपके लिए गोलियां भी खा सकता हूं, मैं आपके लिए किसी भी तूफान आने से लड़ सकता हूं, लेकिन आप पे जुर्म होगा तो चंद्रशेखर आजाद चैन से नहीं बैठेगा। मेरी बात का अभ्यास। प्यारे साथियों, जब मैं कमरे पर आया, मैंने देखा किस तरह बेटियों को पीटा, किस तरह बच्चियों को पीटा, किस तरह माओ को पीटा। आपने भी वीडियो देखे होंगे किस तरह इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेटियों को कहां कहां डंडे लगवाने का काम किया, आपने देखा होगा। आपका भी खून खोला होगा, वो आपके भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बेटा बेटी, आपका भी खून खोला होगा, पूरे देश का खून खोला। मैं चैन से नहीं सो पाया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, आज ही आंदोलन शुरू होगा। और मैं रात को 10:30 बजे मैंने कहा, फैसला लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में चलने की आवश्यकता है। मैं उठा, भयंकर बारिश पड़ रही थी, और मैं जाके पार्लियामेंट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी है उसके नीचे जाकर बैठ गया। सारे अधिकारी इकट्ठे हो गए। स्पीकर साहब का फोन आया कि भाई क्यों बैठ रहे हो, बारिश हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा मेरी तबीयत तो खराब हो गई, अब इस संवेदनहीन सरकार की तबीयत ठीक करने का समय आ गया है। जिन्होंने लाठी चलाई है उनको जवाब देना होगा। तो मुझसे कहा कि आप उधर छत के नीचे चले जाओ। मैंने कहा नहीं, छत के नीचे वो जाएगा जिसको अपने भाइयों बहनों का दर्द नहीं होगा। मेरे भाई बहन वहां लाठियां खा के उनके सर फटे हुए खून से सरोकार है, वो जमीन पे लेटे खुले आसमान में, मैं किस मुंह से जो है वहां बैठ जाऊं। मैं उनके दर्द को समझता हूं। मैंने वादा किया था पूरी रात भाइयों बहन पूरी रात बारिश होती रही, मैं छतरी लेके बैठा रहा। जितनी चादर बिछा रखी थी वो चादर भी भीगती रही, कपड़े भी भीगते रहे, हौसला नहीं कम हुआ। पूरी रात बीत गई, सूरज निकल आया, मैं आपके हौसले पर डटा रहा, इस बात के साथ कि मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, उनके भरोसे पे पुख्ता रहना है। आज सरकार को बताना है कि उनका मुकाबला बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे से है, वो झुकने वाला नहीं किसी भी कीमत में। सुबह हो गई, सारे अधिकारी आ गए, सारे जो है अधिकारियों ने बात की। अध्यक्ष जी ने कहा कि चंद्रशेखर क्या चाहते हो। मैंने कहा जब तक उन गुंडों पे कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने बच्चों पे लाठियां चलाई है, जिन पे मुकदमे लगे वो मुकदमे वापस नहीं होगी, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक दिन बीत गया साथियों, दूसरा दिन आ गया, सरकार के 2 बड़े मंत्री आए। क्या चाहते हो चंद्रशेखर आजाद, क्यों बैठे धूप में? कोई नेता ऐसा नहीं करता, सब 5 मिनट बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। मैंने कहा सर, ये किसी नेता का बेटा नहीं है, ये गरीबों का बेटा है, ये किसान मजदूरों का, बहुजन समाज की आवाज है, ये दिखावा करने वाला नहीं है। तो मुझसे कहा कि बताओ क्या चाहते हो। मैंने कहा पहले, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद आपसे बात। फिर मैंने 23 तारीख को ऐलान किया कि पूरे देश में ज्ञापन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। मैं खुद लखनऊ पहुंचा, और कल जब आंदोलन हो रहा था मैं अपनी बात रखा, उसी बीच में एक पत्रकार दौड़ा आया और बहुत जोर से गुजा कह रहा कि भैया हो गया। और मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया भाई, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा इसको उधर लेके आऊंगा। तो मेरे पास आया, कहा भैया आपकी आंदोलन की ताकत से सरकार झुक गई, धर्मेंद्र प्रधान ने। प्यारे साथियों, बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना था, क्योंकि 20 बच्चों की जान गई थी। इस सवाल यह है, इन पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? हर घर में नौजवान है, 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक, बीएड करके बैठा हुआ, बीटीसी करके बैठा हुआ, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा है कि सरकार सारे सरकारी संस्थानों को खत्म कर रही है। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद सरकार डर गई। इनको लगा सीधे से आरक्षण खत्म करोगे तो फिर से 2 अप्रैल होगा, इसलिए पिछले दरबार सरकारी डिपार्टमेंट ही खत्म कर दो, न सरकारी नौकरी रहेगी।
आरक्षण देना पड़ेगा। हम इस बात को समझते हैं, इसलिए हमने कहा कि दलितों पिछड़ों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। अब समय आ गया आदिवासियों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना, इसका मैं बिल भी लेके आया। प्यारे साथियों, मैं इस तरह सोचता हूं, महापुरुषों के विचारों को पढ़ के, इस देश में आप जवाब दो, क्या शिक्षा मुफ्त फ्री होनी चाहिए कि होनी चाहिए? बताओ आप। महापुरुष कहते थे आपको रोटी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मकान दे देंगे, पैसे दे देंगे, चावल दे देंगे, दूध दे देंगे, दही देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा सवाल को जन्म देती है। आज देश जाग रहा है, नौजवान जाग रहा है, क्रांति का बिगुल बज चुका है। अगला जो मोर्चा होगा वह ईवीएम के खिलाफ होगा, याद रखना मेरी बात को मेरे लोगों। अगला जो मोर्चा होगा वो इस भ्रष्ट मीडिया के खिलाफ होगा, जो इस सत्ता को बचाने का काम करती है, मुद्दों को डाइवर्ट करने का काम करती है। मैं ऐलान करके कह रहा हूं, नौजवानों की शक्ति पे कह रहा हूं, इस ईवीएम का भी इलाज करेंगे और इस सरकारी मीडिया का भी इलाज करेंगे, जो लोगों के मुद्दों पे आवाज नहीं उठाता, सरकार को बचाने का काम करता है। प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं कक्षा 1 से लेके और पीएचडी की पढ़ाई गरीब बच्चों के लिए मुफ्त होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को। हम उसको इतना काबिल बना दे कि वो आपकी नौकरी का मोहताज ना रहे। उसको 2000 रुपए की नहीं, उसको अच्छी शिक्षा की जरूरत है। जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो 50,000 रुपए का काम करेगा, आपके आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मेरे लोगों, ये करना चाहिए इस देश को। इस देश को जरूरत है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी हो कि किसी गरीब की जान पैसे की कमी के कारण, इलाज न मिलने के कारण नहीं जानी चाहिए। मैंने अपने पिता की लाश को अपने हाथों में उठाया था 2013 में, तब से लड़ रहा हूं। 13 साल हो गए कि गरीबों के जीवन को सुरक्षित होने का अधिकार मिलना चाहिए। अमीर ले जाएगा अपने पिता को, अपनी बहन को, मां को, बेटी को। मैं सबकी जान की परवाह करता हूं। जहां नहीं होगा इलाज तो वो ले जाएगा एम्स में, वहां नहीं होगा तो ले जाएगा बैच में नहीं होगा फोर्टीज में ले जाएगा, यहां नहीं होगा तो दुनिया के किसी कोने में ले जाएगा। आप कहां ले जाओगे? बताओ, आपके पास कौन सा अधिकार है? सोचो, अगर आपका पेशेंट गंभीर बीमार है और उसकी दवाई 20 लाख रुपए की, आपके पैसे नहीं तो क्या करोगे? यही इंतजार करोगे कब मर जाए? क्या हमारे गरीबों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है इस देश में? मौत है, लेकिन सरकारों को परवाह नहीं है। अंतिम व्यक्ति भी जिम्मेदार है, हकदार है, वो भी टैक्स देता है। इसलिए इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। नौजवानों के सेंटर लगते हैं। मानो नौजवानों के लिए कह रहा हूं, 10,000 पदों पे भर्ती आई किसी विभाग में मध्य प्रदेश में। बेरोजगारी कितनी है? करोड़ों में। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। कितने बच्चों ने? नौकरी कितनों को मिलेगी? 10,000 में। 49,90,000 का पैसा क्यों ले रहे हो? वापस करो। ये बेरोजगार लोग हैं। सोचो, एक फार्म पे 500 रुपए दिया आपने तो 49,90,000 बच्चों के पैसा तुमने क्यों रख लिया भाई? वो नौजवान है, बेरोजगार है, उसको रोजगार की वजह से फॉर्म भर रहा है और आप उसको लूटने का काम कर रहे हो, उसकी जेब में उसको खसोटने का काम कर रहे हो। चुनाव में भी तो आप जमानत जब्त रखते हो ना, लेकिन यहां तो आप नौजवानों का सारा पैसा रख लेते हो। एक तो वो नौजवान रोजगार की तलाश में उसकी जेब में जो है, उसके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाया वो भी आप छीन लेते हो और ये हर पेपर में होता है। आप महसूस करके देखो, सरकार को वहां से लूट रही है। और टैक्स, साइकिल खरीदो टैक्स, चाय की पत्ती खरीदो टैक्स, कपड़े खरीदो टैक्स, चश्मा खरीदो टैक्स, ये नीला पन्ना खरीदो टैक्स, रेलवे का टिकट खरीदो टैक्स, एयरप्लेन का टिकट खरीदो टैक्स, कुछ भी करो, वे सांस ले रहे हैं उस पर भी टैक्स ले रही है सरकार हमसे। टैक्स सुबह ब्रश करते हैं ना, ब्रश पे भी टैक्स, पेस्ट पे भी टैक्स। फिर उसके बाद चाय पीते हैं, चाय की पत्ती पे भी टैक्स। फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, ब्रेड पे भी टैक्स। जो जैम लगाते हैं उस पर भी टैक्स। दही का पैकेट खरीदते हैं उस पर भी टैक्स। तुम्हारा भला हो जाए, हमारा खून चूस लो, हमारी किडनी छीन लो, हमारे फेफड़े निकालो, तुम्हारा इसके बाद भी पेट ना भरे, तुमने सारे सरकारी संस्थान को भेज दिए अडानी अंबानी को। पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ करने वाले आपका 5,000 का बिल माफ नहीं करेंगे। 5,000 का बिल हो जाएगा गरीब परिवार पे तो उसकी बिजली काट जाएंगे और पूंजीपतियों का करोड़ों रुपए माफ कर दिया इन लोगों को।
कोई पूछने वाला नहीं देश में। करोड़ों के माल को लाखों में बेच रहे हैं, दोनों हाथ से क्योंकि चंदा लेते हैं, धंधा करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये नौजवानों का प्रदेश है, ये बहुजनों का प्रदेश है मध्य प्रदेश, जागो। और आज जो बात कह रहा हूं, मैं नौजवानों को कह रहा हूं, इन 60-65 साल वालों के भरोसे मत रहो, इनका सम्मान करो, अपने बीच से नौजवान नेता तैयार करो, मेरे लोगों को आगे बढ़ना है। याद जो नौजवान 19 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दे सकता है करतार सिंह सराभा के रूप में, जो नौजवान शहीद आजम सरदार भगत के सिंह के रूप में 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चुन सकता है, जो नौजवान जनरल रोडवायर को वहां जाके लंदन जाके गोली मार के मात्र शक्ति और अपने साथ अपने लोगों के साथ में न्याय का बदला ले सकता है, वो नौजवान कमजोर नहीं है, गैर जिम्मेदार नहीं है। जो नौजवान माँ बाप के जाने के बाद अपने छोटे भाई बहन को पालता है, अपने आप भूखा रह के अपने परिवार का ख्याल रखता है, वो नौजवान कमजोर नहीं। मैं नौजवानों से आह्वान कर रहा हूँ, राजनीति में उतरो, जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करो, जो कॉम्पिटिशन तैयारी करे तैयारी करो, और जो पढ़े लिखे तैयार हो गए वो राजनीति में उतरो और नौजवान राजनीति तैयार करो इस देश के अंदर नौजवानों के विकास। और मैं फिर कह रहा हूं, राजाओं को बनाओगे, बाबा साहब ने तो रानी का पेट संविधान के साथ चीर दिया था और कहा था आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। जो राजा महाराजा बन रहे हैं इस बार घुटनों पर ला देना कि पता लग जाए कि राजा महाराजाओं का देश नहीं है, जनता मालिक है देश में। राजा महाराजा लगाने से भी काम नहीं चलेगा। प्यारे मेरे साथियों, हालात बड़े खराब हैं और आपकी तरफ इशारा है, आज राजनीति को बदलना पड़ेगा। फलाने साहब मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा विधायक है, वो मंत्री बनेगा, उनका पोता चेयरमैन है, उसको विधायक बनना है, फलाने साहब मंत्री थे, उन सांसद थे, उनका बेटा विधायक बनेगा, उनकी बहू प्रमुख बनेगी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेगी, तो ये कहां जाएंगे? ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को समझे, ये कहां जाएंगे? अरे लोकतंत्र ये तो तब भी बनते थे जब लोकतंत्र नहीं था। बाबा साहब तो लोकतंत्र लाए आपके लिए, जिनको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था उनको कुर्सी में बैठने और बिठाने का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए तो बाबा साहब लोकतंत्र लेके आए। किसके लिए लेके आए? राजा महाराजा तो पहले भी थे, ये आपके मेरे लिए लेके आए। मैंने तो मैं धन्यवाद दूंगा भीमाली के साथियों का, आजाद समाज पार्टी के साथियों का, इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वोट और नोट दोनों देके लोकसभा में भेज दिया, मोदी के सामने खड़ा कर दिया कि लीजिए हमारी आवाज ये है, मोदी जी हमारी तरफ से ये आदमी हमारी बात रखेगा। और आप जानते हो कि जब मुकाबला होता है तो ये नीला पन्ना जोर जोर लहरता है, लहरता है नहीं लहरता बताओ? ये नीला पटका, नीला झंडा किसी जाति धर्म की निशानी नहीं है मेरे लोगों। आज जंतर मंतर पे भी यही नीला झंडा था, बाबा साहब अम्बेडकर थे जो पूरे देश के नौजवानों के लिए लड़ रहे थे। लोग, ये नीला झंडा समानता का प्रतीक है। जिस दिन आप इसको पढ़ लोगे, जान जाओगे, उस दिन आपको पता लगेगा कि हमारे दिल में क्या बसता है। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनके लिए काम करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को एक आंख है, वो एक आंख से काम चला लेगा, लेकिन जिसको दोनों आंख नहीं है उसको एक आंख देने की आवश्यकता है। पहले उसके लिए लड़ना चाहिए जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, जिसके पास 10 रोटी बाकी है, उसकी लड़ाई तो तब भी हो जाएगी जब उसकी रोटी खत्म हो जाएगी, जिसका कुछ भी नहीं पहले उसके। आप भी कुछ सोचो, एक आदमी में 10 जोड़ी कपड़े हैं और एक आदमी पे 1 जोड़ी कपड़े में नहीं, पहले किसकी तरफ देखना चाहिए? न्याय क्या कहता है बताओ? किसकी तरफ देखना चाहिए? जिसपे 1 जोड़ी भी नहीं है, तो पहले हम 1 जोड़ी जिसपे नहीं है, जो सदियों से जुल्म जात के अत्याचार, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि जिन बहन बेटियों पे जुल्म जात की हिंसा होती है वो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की, मुस्लिम समाज की बच्चे जिनकी हत्या होती है वो इसी समाज से है। इसलिए पहले इनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसके विरोध में नहीं है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद वो पैसे वाले लोग आएंगे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े करकरारे नोट हैं, क्या आपका वोट उनके नोटों में तो नहीं बिक जाएगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या बाबा साहब के अधिकार को बेच तो नहीं दोगे मेरे लोगों? मैं मानता हूं
कि जैसा मैंने कहा कि हम मर तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, इस बात को मैं मानता। अच्छा, मेरी ताकत क्या आपके अलावा ये बताओ, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कोई अडानी अंबानी नहीं, मेरी तो ताकत आप ही है। मैं आपसे ही कहता हूं हमेशा, मैंने लोकसभा में कोई ऐसा समाज नहीं बचा जिसकी लड़ाई में उठाई है। मैंने अली रेजिमेंट की लड़ाई की आवाज भी उठाई जो कोई नहीं उठा रहा था, और मैंने गुजर रेजिमेंट की आवाज भी उठाई जो कोई नहीं उठा रहा था। मैंने हमेशा प्रयास किया कि हर व्यक्ति की लड़ाई है। मैंने किसानों के लिए भी उनको एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए आवाज को उठा, नौजवानों की आवाज को उठा। और अभी तो मुझे 2 साल हुए हैं, अगर मैं अगले 3 साल वहां टिक गया तो अच्छे अच्छे आदमी को संघर्ष करना सिखा दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। जो मैं जो आप ना सोशल मीडिया चेक करना, टीवी का तो पता नहीं। 20 तारीख को बच्चे थे, नौजवान थे और चंद्रशेखर था, और 21 तारीख को कोई यहां सड़क पर गिर रहा था, कोई वहां गिर रहा था कि मुझे भी देखो, मैं भी गिर रहा हूं बच्चों के लिए, मैं भी लेट गया हूं, मेरी तरफ भी देखो। ये ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि 20 तारीख की रात से डरते चंद्रशेखर आजाद बैठा। अगर चंद्रशेखर आजाद नहीं बैठता तो 20 तारीख से पहले भी वो बच्चे वहां थे, कोई उनका दुख देखने नहीं जा रहा। प्यारे साथियों, मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं। कितने दिन बचे हैं आप? कल और परसों और परसों 30 को वोट पड़ेंगे। मदद कर दोगे नहीं कर दोगे? पक्का? डरोगे तो नहीं? पक्का? कौन सा बटन दबेगा बताओ? जोर से बताओ। नहीं, आवाज नहीं। उधर के बाद कम इधर की तो है दोनों। जोर से बताओ कौन सा बटन दबेगा? भाई अभी कुछ लोग जागे, मजा नहीं आ रहा। कौन सा बटन दबेगा? बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। और केतली का बटन दबेगा तो दिल्ली वालों तक करंट लगेगा। मेरी बात का ध्यान रखना। एक विधायक से ना किसी की सरकार बनेगी, ना किसी की सरकार गिरेगी, लेकिन भोपाल में आपकी आवाज बनकर खड़ी हो जाएगी। अगर आपकी तरफ आप उठेगी तो भोपाल में मुख्यमंत्री से कुर्ता पकड़ के बात होगी। इस बात का मुझे भरोसा है, इस बात का मुझे विश्वास है। मेरे महान भाई, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ मेरे भाइयों, ऐसे खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, मुट्ठी तान लो मेरे लोगों। समय आ गया है, मुट्ठी तान लो, ऐलान करो, आवाज दो, आवाज दो। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। 30 तारीख का दिन होगा और केतली चुनाव चिन्ह होगा। 30 तारीख का दिन होगा, 30 तारीख का दिन होगा। आखिरी बात, फोन है ना आपके पास? निकालो जरा उस फोन को जेब से बाहर। आजकल तो माएं बहनें भी फोन रखने लगी। मुझे मिल जाती सेल्फी ले ली, हमने कहा बदल तो रहा है कुछ। देखो, इस फोन में कम से कम 100-200 नंबर होंगे, है या नहीं है? 1 घंटा रोज बैठना, कोई रिश्तेदार बाकी ना रह जाए, कोई रिश्तेदार दतिया में रहने वाला बाकी ना रह जाए जिसको फोन ना जाए कि ना इधर देखना है ना उधर देखना है। सीधा बटन, कौन सा नंबर पे आएगी? एक मिनट सुनो, 4 नंबर पे। और जैसे जैसे आप बटन दबाओगे तो ऐसे नगीना की तरह नीला हो जाएगा और 1 नंबर पे आ जाएगा 3 तारीख। ठीक है? करना क्या है सुन लो। देखो, मेरी माओ बहनों को भी कह रहा हूं, बड़े बुजुर्गों को भी कह रहा हूं, फोन है ना आपके पास तो अपने ससुराल में फोन करना, भाई की ससुराल में फोन करना, बेटे की ससुराल में फोन करना, बेटी की ससुराल में फोन करना,
बुआ जी के यहाँ फोन करना, मासी के यहाँ फोन करना, चाची के यहाँ फोन करना, ताई के यहाँ फोन करना, भाभीयों के यहाँ फोन करना और एक ही बात कहना, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। अगर 3 दिन ये काम कर दिया तो 3 दिन काम करोगे ये और 3 तारीख को ताकत बन जाएगी दतिया में। आप सबकी मेरी बात को आप याद रखना। और इधर दामोदर भाई मोर्चा लेंगे और इनकी डबल इंजन की सरकार के सामने उधर चंद्रशेखर आजाद मोर्चा लेगा और ऐसा पकड़ेंगे कि अगर काम नहीं करेंगे तो कुर्ते सफेद नहीं रहेंगे मेरी